हेलो दोस्तों, आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और इस पीडीएफ के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज ख़त्म करते हैं। देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय किसान कृषि यांत्रिकरण नवीनतम टेक्निक को अपना रहे हैं ताकि समय से कृषि की प्रक्रिया पूरी हो सके, फसल और दूसरे खाद्य पदार्थों में हानि में कमी हो सके, मजदूरों की डूजरी, नीरस, कठिन कार्य व श्रम में कमी हो सके। इसका तो सभी सही बातें हैं इसमें। उपरोक्त सही आंसर है। चलो थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। समय की बचत। मशीनों में उपयोग से जुताई, बुआई और कटाई जैसे कार्य बहुत कम समय में और समय पर पूरे हो जाते हैं। नुकसान में कमी। आधुनिक तकनीकों और बेहतर भंडारण के उपयोग से फसल की कटाई और उसके बाद होने वाले नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जा सकता है। कठिन श्रम से मुक्ति। डुजरी यानी कि खेती के थकाऊ, नीरस और बहुत अधिक शारीरिक श्रम वाले कार्यों को मशीनों की सहायता से आसान बनाया जा सकता है, जिससे मजदूरों और किसानों की मेहनत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू परिष्करण खेती के लिए खेत तैयार करने की प्रक्रिया है जिसमें पौधे के बाढ़ के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सके। पौधों के बाढ़ के समय खरपतवार रहित खेत तैयार हो। इसमें भी दोनों सही है। इसके भी दोनों सही है। भू परिष्करण टिलेज खेती की वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को यांत्रिक तरीके से जोता या पलटा जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पौधों में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। मिट्टी को ढीला और भुरभुरा बनाने से उसमें हवा और पानी का संचार बेहतर होता है। इससे बीज का अंकुरण अच्छा होता है और बीज पौधों की जड़ों को फैलने के लिए उचित वातावरण मिलता है। खरपतवार नियंत्रण। जुताई करने से खेत में मौजूद अनावश्यक घास फूस और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इससे मुख्य फसल को बढ़ने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व और स्थान मिलता है। बैल चालित मोलबोर्ड होता है। बैल चालित जो होता है वो एक बॉटम वाला होता है। एक बॉटम वाला, ये इसमें बिल्कुल सही जवाब है। बैल चालित हल। चूंकि बैलों को खींचने की शक्ति सीमित होती है, इसलिए इनके द्वारा चलाए जाने वाले मोलबोर्ड हल आमतौर पर एक तल्ले या सिंगल बॉटम वाले होते हैं। ट्रैक्टर चालित हल। ट्रैक्टर की अधिक शक्ति के कारण उसमें दो या दो से अधिक तल्ले या बॉटम उपयोग किए जा सकते हैं। मोलबोर्ड हल का मुख्य कार्य मिट्टी को काटना और उसे पूरी तरह से पलट देना, जिससे खरपतवार दब जाते हैं। गनेल निम्न का हिस्सा होता है। गनेल जो होता है वो मोलबोर्ड का हिस्सा होता है, ना कि देसी हल कल्टीवेटर का। मोलबोर्ड से है। गनेल, यह मोलबोर्ड हल का वह हिस्सा होता है जो हल के निचले भाग में लगा होता है और इसे सीधा रखने तथा गहराई नियंत्रित करने में मदद करता है। मोलबोर्ड हल, इसका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी को गहराई से पलटने और खरपतवारों को दबाने के लिए किया जाता है। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हल का फाल बनाने के लिए जो सामग्री, जो हल का फाल
मुलायम स्टील का तो कोई मतलब नहीं इसमें। प्लेन स्टील और चिल्ड आयरन स्टील। जो पथरीली चिल्ड जो स्टील है वो पथरीली रेतली में यूज़ करते हैं इसे। और जो प्लेन है ये सादा मिट्टी में यूज़ करते हैं। दोनों है इसका, ए और सी दोनों। डी, ए और सी दोनों। हल्का फाल्सियर। हल्का वह मुख्य हिस्सा होता है जो मिट्टी को काटता है। इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। चिल्ड कास्ट आयरन। इसका उपयोग अधिकतर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ की मिट्टी पथरीली या रेतीली होती है, क्योंकि ये घिसाव के प्रति बहुत प्रतिरोधी होती है। प्लेन। साधारण हलों में मजबूती और लचीलेपन के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट स्टील। कुछ विशेष प्रकार के हलों में इसका भी उपयोग होता है ताकि कठोर होने के साथ साथ जल्दी, ये कटा हुआ है बस। हस्तचलित चक्रीय धान खरपतवार नियंत्रक यंत्र रोटरी पैडी वीडर का प्रयोग होता है। धान खरपतवार को धान के खेत से जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए, खरपतवार को गीली मृदा में दबाने के लिए। इसका भी सही दोनों ही है, ये भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी। यह खरपतवार को धान के पौधों के बीच से जड़ से उखाड़कर उन्हें अलग करने में मदद करता है। उखड़े हुए खरपतवारों को यह गीली मिट्टी कीचड़ में दबा देता है। वे सड़कर खाद का काम करते हैं। फसलों की मढ़ाई करते समय जहाँ तक संभव हो सुनिश्चित करें। फसलों की मढ़ाई करते समय गहाई या मढ़ाई स्थल थ्रेसिंग यार्ड आवासीय क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। ये सही बात है। यह रेलवे लाइन के समीप स्थित होना चाहिए। इसका कोई खास वो नहीं है। आग बुझाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ये हो सकता है। ए और सी तो ए और सी दोनों। फसलों की मढ़ाई थ्रेसिंग करते समय आग और दुर्घटना के बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। बिंदु। मढ़ाई स्थल थ्रेसिंग यार्ड को आवासीय क्षेत्र घर बस्ती से दूर रखना चाहिए ताकि धूल, शोर और मशीनरी से होने वाली असुविधा या दुर्घटना का खतरा कम हो सके। मढ़ाई के दौरान घर्षण या बिजली के स्पार्क से आग लगने का काफ़ी खतरा रहता है, इसलिए वहां आग बुझाने के पर्याप्त साधन जैसे पानी, रेत की बाल्टियाँ, अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। विकल्प भी गलत है क्योंकि रेलवे लाइन के समीप मढ़ाई करना असुरक्षित होता है। ट्रेन से निकलने वाली चिंगारी या तेज़ हवा से फसल में आग लगने या कचरे रेलवे ट्रैक पर जाने का खतरा रहता है। पवन चक्की का प्रयोग। पवन चक्की का प्रयोग पानी को पंप करने के लिए, ये तो है ही, और बिजली पैदा करने के लिए, ये दोनों सही है। इम्पोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों ही चीज़ आ गई इसमें। पानी उठाने के लिए यांत्रिक में मिली। और चलो डिटेल में पढ़ते हैं। पवन चक्की। विंड मिल बहती हवा की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, इसलिए मुख्य उपयोग इस प्रकार है। पंप, पानी पंप करना, दूसरा बिजली उत्पादन करना। पारंपरिक रूप से पवन चक्कियों का उपयोग कुओं या जलाशयों से पानी निकालने या वाटर पंपिंग के लिए किया जाता है। आधुनिक समय में पवन चक्कियों, जैसे पवन टरबाइन भी कहा जाता है, का उपयोग सबसे बड़ा उपयोग जनरेटर चलाकर बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किया जाता है।
अब ये जो है ये क्वेश्चन डी सभी। गुड़, गन्ने की पेराई करना, गन्ने के रस को गर्म करके ठोस अवस्था में लाना, ठंडा करके गुड़ बनाना। ये जो है इसका जो है डिटेल ऊपर है और क्वेश्चन नीचे। हाँ ये है। गन्ने से गुड़ बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित है गन्ने की पेराई करना, बिल्कुल सही बात है। गन्ने के रस को गर्म करके ठोस अवस्था में लाना, यह भी सही बात है। ठंडा करके गुड़ बनाना, यह भी सही बात है। उपरोक्त सभी। यदि गीले आधार पर नमी की मात्रा 20% है तो शुष्क आधार पर उसकी आर्द्रता होगी। शुष्क आधार पर जब गील 100 में से 20 तो नमी हो गई, कह रहा शुष्क आधार पर, तो 20/80 × 100, तो 20 चौक 80, 4 और 25% इसका सही जवाब है। क्योंकि इसने शुष्क आधार पर पूछा है। गन्ने में इक्षु शर्करा, जो शर्करा होती है वो 15 से 20% होती है इसमें गन्ने में। सुक्रोज शर्करा 15 से 20%। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश अपना भारत ही है, भारतवर्ष। और तवेदार पृथक्कारक डिश सेपरेटर अनाज को डैश पृथक करते हैं। वे जो करते हैं आकृति के आधार पर, आकार। तवेदार पृथक्कारक आकार के आधार, आकार और आकृति द्वारा, इन दोनों वजन के द्वारा, रंग द्वारा। चलो इसका देख लेते हैं, अभी आएगा इसका ऑप्शन भी। बीस 25% इसका सही है, क्योंकि 20 चौक 80 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25% इसका सही जवाब है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉइस्चर पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब सुक्रोज की मात्रा जो है 15 से 20% है। इक्षु शर्करा कैन सुगर, इसे वैज्ञानिक भाषा में सुक्रोज कहा जाता है। मात्रा गन्ने के पकने की अवस्था और किस्म के आधार पर इस शर्करा की मात्रा आमतौर पर 12 से 18%, कभी कभी 20% तक होती है। 12 से 18% और कभी कभी 20% तक होती है। अब जो दिया गया है 15 से 20% इसमें ऑप्शन में दिया गया है, सटीक सीमा रेंज है, क्योंकि परिपक्व गन्ने में शर्करा का स्तर इसी के करीब होता है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना भारत में ही होता है अपने। दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील का नाम नहीं है, इसलिए उपलब्ध विकल्पों में भारतवर्ष ही सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। वैसे तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील डाउटफुल क्वेश्चन है, भारत ही होना चाहिए। आकृति के आधार पर, आकृति इसका सही आंसर है। जो डिस्क सेपरेटर होता है आकृति द्वारा, क्योंकि गोल गोल उन्हें जैसे गेहूं से सरसों अलग करना, आकृति के आधार पर ही ये अलग करता है। कार्य सिद्धांत, डिस्क सेपरेटर मुख्य रूप से अनाज की लंबाई, लेंथ और आकृति शेप में अंतर आधार पर उन्हें अलग करते हैं। प्रक्रिया, इसमें घूमने वाली डिस्क
होती है जिनमें विशेष आकार के खांचे, पॉकेट या इंडेंट बने होते हैं। ये खांचे एक निश्चित लंबाई के बीजों या दानों को उठाकर अलग कर देते हैं, जबकि अन्य पीछे रह जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर मुख्य अनाज जैसे गेहूं से खरपतवारों के बीजों या अन्य प्रकार के अनाजों को अलग करने के लिए किया जाता है, जो चौड़ाई में तो समान होते हैं लेकिन लंबाई में भिन्न होते हैं। गेहूं से सरसों के बीज को पृथक, ये सर्पिल डिस्क वाला फिर से आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आप घुमा फिरा के डबल क्वेश्चन पूछ लिया। ये गेहूं से बीजों के पृथक अलग करने के लिए उत्तम प्रकार का पृथक कारक सेपरेटर, सर्पिल पृथक कारक। सर्पिल ये सर्पिल है, वो डिस्क टाइप था। सर्पिल मतलब स्पाइरल है। दोनों का लगभग काम सेम सही है इनका। स्पाइरल भी यही काम करता है। आकार और लुढ़कने की क्षमता, शेप एंड राउंडनेस के आधार पर काम करता है। सरसों के बीज गोल होते हैं और गेहूं के बीजों की तुलना में अधिक तेज़ी से नीचे की ओर लुढ़कते हैं, जिससे वे आसानी से अलग हो जाते हैं। विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर। इसका उपयोग मुख्य रूप से समान आकार के बीजों को और उनके वजन या घनत्व के आधार पर अलग करते हैं। इसमें वेट के हिसाब से करते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पर डिपेंड करता है। ये द्रव में ज़्यादा होता है। यह आमतौर पर तरल पदार्थों से ठोस को अलग करने या घनत्व के आधार पर पृथक कारक के लिए उपयोग किया जाता है। स्काल्पर, ये जो है मोटा मोटा अलग करने के लिए किया जाता है। डी, सामग्रियों से श्रेणीबद्ध करने के लिए नहीं। पत्थर अलग करने के लिए हो सकता है, मगर इसने ये गलत नहीं है, ये भी सही है। अगर साइज बड़ा होगा, पत्थर का साइज बड़ा होगा तो उसे अलग कर देगा। ऐसा नहीं कि पत्थर को अलग नहीं करेगा, सामग्रियों को बढ़िया तरीके से पृथक या अलग करने के लिए। अब ये जो इसका काम जो है, मोटा जो उसमें कूड़ा कचरा होता है उसे बाहर निकालने का काम करता है स्काल्पर। कृषि और अनाज प्रसंस्करण, ग्रेन प्रोसेसिंग में स्काल्पर का उपयोग मुख्य रूप से अनाज की सफाई के शुरुआती चरण में किया जाता है। मुख्य कार्य, यह अनाज के ढेर से मोटे कचरे जैसे तिनके, बड़े कंकड़, मक्का के दाने, अन्य बड़ी अशुद्धियों को हटाने का काम करता है। प्रक्रिया इसे मोटा अलग करना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल आकार के आधार पर बड़ी वस्तुओं को बाहर निकालता है, बारीक सफाई नहीं करता। शक्ति चालित कोल्हू की पेराई क्षमता, शक्ति चालित जो कोल्हू की जो पेराई क्षमता होती है वो 70% होती है। सही है। शक्ति चालित कोल्हू, पावर ड्रिवन क्रशर, यह कोल्हू इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाए जाते हैं। इनकी दक्षता पशु चालित कोल्हू की तुलना में अधिक होती है। शक्ति चालित क्रशिंग एफिशिएंसी, इनकी 70% तक सक्षम होते हैं। इसके विपरीत पशु चालित की जो है 60 से 65% होती है। पशु चालित कोल्हू जैसे सुल्तान या कानपुरी कोल्हू, ये पशु चालित है। सुल्तान और कानपुरी और पेराई क्षमता इनकी 60 से 65% के बीच होती है। कोल्हू से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उच्च स्तरीय आधुनिक मिलों में यह क्षमता 70% से भी अधिक हो सकती है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों और परीक्षाओं जैसे यूपी बोर्ड में 70% को मानक उत्तर माना जाता है। 20 छिद्र वाली जाली में प्रति वर्ग इंच छिद्र की संख्या, अब ये कह रहा है 20 छिद्र वाली है। 20 छिद्र वाली जाली, 20 छिद्र वाली जाली का मतलब इधर से भी 20 है, 1 2 3 4, मतलब ऐसे 20 है, और इस साइड से भी 20 है। तो 20 गुना 20 तो 2 दूनी 4, 400 सही जवाब है इसका। 400 इसमें सही जवाब है।
जाली मैश का अर्थ जब हम कहते हैं कि जाली में बीज छिद्र मैश है, तो इसका मतलब है कि जाली एक रैखिक लीनियर इंच लंबाई में बीज छेद है। प्रति वर्ग इंच गणना, चूँकि जाली 2 आयामी 2D होती है, इसलिए प्रति वर्ग इंच छिद्रों की संख्या निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं के छिद्रों का गुणा करते हैं। ये कर रखा। बीज प्रसंस्करण के समय बीज की नमी होनी चाहिए। नमी जो होनी चाहिए वो 15% से कम, 13 से 14%, 13 से 15% तक होता है। 12, 13, 14 यही इतना ही होता है। तो इसका 15% से कम ज़्यादा बेटर सही है, बेटर है, क्योंकि 15 से 20% ये ऊपर पहुंच गया। 20 से 25% जो है काटते समय ज़रूरत पड़ती है। जब फसल की कटाई करते हैं तब 20 से 25% की ज़रूरत होती है। सीड प्रोसेसिंग यह वह प्रक्रिया है जिसमें बीजों को साफ किया जाता है, उनका आकार सुधारा जाता है और उन्हें सुरक्षित भंडारण के लिए तैयार किया जाता है। नमी का महत्व, प्रसंस्करण के बीजों के नमी की जो मात्रा 13 से 15% से कम होनी चाहिए। यदि नमी अधिक होगी तो मशीनों के दौरान बीजों को यांत्रिक क्षति पहुंचने का खतरा रहता है और भंडारण दीर्घकालिक भंडारण के लिए अनाज के बीजों में नमी को घटाकर 10 से 12% तक लाया जाता है। निम्न ऊर्जा स्रोतों में से किसका पूर्ण नवीकरण नहीं किया जा सकता? पूर्ण मतलब रीजनरेट नहीं की जा सकती, मतलब रिन्यू नहीं करा जा सकता। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब ये है। तो इसमें जो है एक तो कोयले की ऊर्जा, कोयले को दोबारा तैयार नहीं करा जा सकता। सौर ऊर्जा तो है ही असीमित, पवन ऊर्जा भी असीमित है, और न्यूक्लियर भी है। इसमें जो है COD दोनों है इसमें। तो अगर हमें एक पे जाना तो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि कोयला ज़्यादा वो है। इसका ऑप्शन तो दोनों ही COD दोनों ही सही है। चलो बाकी देख लेते हैं आंसर ये के हिसाब से क्या है और क्या। न्यूक्लियर डी दोनों ही नॉन रिन्यूएबल स्रोत है, दोनों ही दे रखा है इसमें। कोयले की ऊर्जा को सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में चुना जाता है। वैसे सी दिया है, सी करेक्ट आंसर जो है। परीक्षाओं में अक्सर कोयले की ऊर्जा को सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में चुना जाता है। रिन्यूएबल स्रोत, ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं कभी समाप्त नहीं होते, वो प्राकृतिक रूप से स्वयं को पुनर्जीवित करते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और असीमित है। पवन ऊर्जा हवा के प्रवाह से प्राप्त होती है और निरंतर उपलब्ध है। नॉन रिन्यूएबल स्रोत, ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक बार उपयोग हो जाने पर इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता या बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, न्यूक्लियर हो गया। कोयला और न्यूक्लियर ऊर्जा दोनों ही स्रोत है जिनका पूर्ण नवीकरण नहीं किया जा सकता। तो ये यहाँ पे साफ साफ लिख दिया इन्होंने। जब इंजन साइकिल क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर लगाता है, 360 प्लस 360
प्लस 360, 2 चक्कर लग गए 720। किस में होता है? 4 स्ट्रोक में। चतुर्घाती साइकिल इंजन है। फोर स्ट्रोक इंजन, इसमें एक कार्य चक्र सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट को पूरा करने के लिए पिस्टन के 4 स्ट्रोक और क्रैंकशाफ्ट को पूर्ण 720 डिग्री की आवश्यकता होती है। 2 स्ट्रोक में 360 डिग्री ही पूरा हो जाता है। हॉट स्पार्क प्लग्स प्रयोग होते हैं। धीमी गति वाले इंजन में कम हॉट स्पार्क प्लग्स प्रयोग होते हैं। कम कंप्रेशन वाले इंजन में तो वो तो सीधी सी बात है, पेट्रोल इंजन में होगा और कम कंप्रेशन रहेगा, ये सही है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में ये भी बिल्कुल सही है। तो जब 2 दिए हैं तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा धीमी गति वाले इंजन में। अब वो क्योंकि हमें तो अब डी भी जाना पड़ेगा जब 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, क्योंकि धीमी गति वाले इंजन में थोड़ा एक डाउटफुल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो धीमी गति का ही हो, वो तेज गति का भी हो सकता है। उपरोक्त सभी धीमी गति वाले इंजन, लो स्पीड इंजन, ऐसे इंजन जो लगातार कम गति पर चलते हैं, उनमें पर्याप्त गर्मी पैदा नहीं होती। हॉट स्पार्क प्लग अपनी ऊष्मा को रोक कर रखता है, जिससे कार्बन जमा नहीं होता। कम कंप्रेशन वाले इंजन, लो कंप्रेशन इंजन, कम कंप्रेशन वाले इंजनों में दहन कक्ष का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, इसलिए हॉट स्पार्क प्लग का उपयोग इंजन के सही संचालन के लिए किया जाता है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इनमें स्पार्क प्लग के गंदा होने या फॉलिंग की संभावना अधिक होती है, जिससे हॉट स्पार्क प्लग अपनी अधिक ऊष्मा के कारण साफ रखता है। इंजन की फ्लाईव्हील मदद करती है। इंजन की जो फ्लाईव्हील मदद करती है इंजन को सरलता से चलाने में, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाइब्रेट कम वाइब्रेट क्योंकि कम वाइब्रेट होगा। पावर स्ट्रोक के समय ऊर्जा ग्रहण करती है, बिल्कुल सही बात है, और आइडल स्ट्रोक में वापस देती है। आइडल स्ट्रोक में ऊर्जा को वापस करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंजन को सरलता चलाने में यह क्रैंकशाफ्ट की कोणीय एंगुलर वेलोसिटी के उतार चढ़ाव को कम करता है, जिससे इंजन सुचारू रूप से चलता है। ऊर्जा संग्रहण, एनर्जी स्टोरेज। पावर स्ट्रोक के दौरान जब इंजन अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करता है तो फ्लाईव्हील उस ऊर्जा को अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है। आइडल स्ट्रोक में ऊर्जा वापस करता है। सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, जिन्हें आइडल या निष्क्रिय स्ट्रोक भी कहा जाता है, के दौरान ऊर्जा की खपत करता है। उस समय फ्लाईव्हील अपनी स्टोर की हुई ऊर्जा को वापस देकर पिस्टन को गतिमान बनाए रखता है। ये वही दोबारा कार्बोरेटर पाया जाता है। कार्बोरेटर जो है पेट्रोल इंजन में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। डीजल इंजन में नहीं पाया जाता। डीजल इंजन में इंजेक्टर होता है। कार्बोरेटर का मुख्य कार्य पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन को उचित मिश्रण तैयार करना होता है। मिश्रण तैयार करके कंबक्शन चैम्बर में पहुंचाना, और जो स्पार्क प्लग है उसको स्पार्किंग के माध्यम से उसमें विस्फोट कर देता है। इसमें हवा और पेट्रोल की कार्बोरेटर में मिलाया जाता है, इंजन में भेजा जाता है, जहां स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है। डीजल इंजन, इसमें कार्बोरेटर नहीं होता है, इसमें इसके बजाय एक फ्यूल इंजेक्टर
होता है जो सीधे सिलेंडर के अंदर बहुत उच्च दबाव पर डीजल का छिड़काव करता है। बायोगैस संयंत्र जो गैस पैदा करने के लिए आमतौर पर प्रयोग में आते हैं वे बनाए जाते हैं। बायोगैस तो दो प्रकार के, ये तो दोनों एक तो ईंट से बनाया जाता है, एक ईंट से बनाया जाता है, दूसरा स्टील से बनाया जाता है। जो स्टील के जो बनाए जाते हैं वो डोम टाइप के होते हैं, इन्हें जनता भी बोलते हैं, जनता। बायोगैस संयंत्र, बायोगैस प्लांट इनके डिजाइन और उपयोग की आवश्यकता अनुसार अलग अलग सामग्रियों से बनाया जाता है। ईंटों से बने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस संयंत्र। अच्छा, ईंटों वाला, सॉरी, जो ईंटों वाला है, ईंटों वालों को बोलते हैं जनता मॉडल या दीनबंधु मॉडल। ईंट और कंक्रीट से ज़मीन के अंदर बनाए जाते हैं, ये टिकाऊ होते हैं, इनकी रखरखाव लागत कम होती है। स्टील से फ्लोटिंग ड्रम टाइप होते हैं ये। बायोगैस संयंत्र में गैस रखने वाला ड्रम आमतौर पर स्टील या लोहे का बना होता है। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर बड़े बायोगैस डाइजेस्टर भी स्टील के टैंकों के रूप में बनाए जाते हैं। आजकल तो प्लास्टिक फाइबर गिलास से भी बनाए जाते हैं, लेकिन पारंपरिक व्यावसायिक रूप से ईंट और स्टील ही सबसे महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में बदली जा सकती है। सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा थर्मल एनर्जी यांत्रिक में बदली जाएगी, विद्युत में बदली जाएगी, थर्मल में ही बदली जाएगी फिर तो, क्योंकि ए बचा है तो और ऑप्शन में डी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। इसका मतलब तापीय थर्मल एनर्जी में बदली जाएगी, यांत्रिक में भी और विद्युत में भी। तापीय थर्मल ऊर्जा सौर कलेक्टर और सोलर कुकर सूर्य की रोशनी का उपयोग सीधे गर्मी पैदा करने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग पानी गर्म करने या खाना बनाने में होता है। बिल्कुल सही बात है, वो भी ए भी सही है। विद्युत ऊर्जा सोलर सेल या फोटोवोल्टिक पैनल सूर्य के प्रकाश को सीधा बिजली में बदल देते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। यांत्रिक ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न गर्मी का उपयोग भाप बनाने और टरबाइन चलाने के लिए किया जा सकता है, जो यांत्रिक मैकेनिकल वर्क उत्पन्न करता है। घरों में सौर ऊर्जा की सक्रिय प्रणाली स्पेस को गर्म करने के लिए सोलर कलेक्टर का उपयोग करती है। स्पेस को गर्म करने के लिए सोलर कलेक्टर का उपयोग करती है, ये बिल्कुल सही बात है। गर्मी या तो फिर हवा से या पानी से दी जाती है, या तो हवा से या पानी से, ये भी सही बात है, ए और बी दोनों। एक्टिव सोलर सिस्टम, यह प्रणाली सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने और वितरित करने के लिए बाहरी उपकरणों जैसे पंप या पंखों फैंस का उपयोग करती है। सोलर कलेक्टर सक्रिय प्रणालियों में सोलर कलेक्टर का उपयोग सूर्य की गर्मी को सोखने और उसका उपयोग घर के स्पेस जगह को गर्म करने के लिए किया जाता है। विकल्प ए सही है, डी, ए और बी है। अच्छा, सही है। ऊष्मा स्थानांतरण, यह प्रणाली गर्मी को स्थानांतरित करने के लिए एक तरल पदार्थ पानी या हवा का उपयोग करती है। विकल्प बी। नेचुरल कन्वेक्शन, प्राकृतिक संवहन, यह विशेषता निष्क्रिय पैसिव और प्रणालियों की होती है, सक्रिय प्रणालियों की ही नहीं। सक्रिय प्रणालियों में मैकेनिकल फोर्स पंप आदि का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा से बिजली निम्न द्वारा पैदा की जाती है।
बिजली जो है सौर शक्ति उत्पादन प्रणाली, ये बिल्कुल सही बात है। सौर शक्ति और सौर फोटोवोल्टिक सेल द्वारा, दोनों सही है। तो ए और बी दोनों। सौर फोटोवोल्टाइक सेल, यह तकनीक सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली डीसी करंट में बदल देती है। यह घरों और व्यावसायिक छतों पर इस्तेमाल होने वाले पैनलों में सबसे सामान्य है। सौर तापीय शक्ति उत्पादन प्रणाली, सोलर थर्मल कंसंट्रेटेड सोलर पावर, इसमें दर्पणों का उपयोग करके सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, जिससे गर्मी पैदा होती है, और इस गर्मी का उपयोग पानी को उबालकर भाप बनाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा निम्नलिखित स्वरूपों अवस्था में उपलब्ध होती है। पवन ऊर्जा जो है काइनेटिक ऊर्जा में, ये बिल्कुल सही बात है। काइनेट और पोटेंशियल, काइनेटिक ऊर्जा होती है पवन ऊर्जा में। सही है, काइनेटिक एनर्जी पवन ऊर्जा बहती हुई हवा से उत्पन्न होती है। जब हवा चलती है तो उसमें उसकी गति वेलोसिटी के कारण ऊर्जा होती है, जिसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने का तरीका, जब यह गतिशील हवा पवन चक्की विंड टरबाइन के ब्लेड से टकराती है तो अपनी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है और अंततः बिजली पैदा होती है। स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, यह किसी वस्तु की स्थिति या आकार के कारण होती है, जैसे ऊंचाई पर रखा पत्थर, जो बहती हवा के मामले में मुख्य ऊर्जा स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है? पवन ऊर्जा से कौन सा संबंधित नहीं है? पवन ऊर्जा परिवर्ती, बदलती रहती है, बिल्कुल सही बात। पवन ऊर्जा स्थिर स्टेडी रहती है, एक समान कभी नहीं रहती, ये गलत बात है। पवन ऊर्जा अनियमित है, नहीं है पूछा इसने, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। पवन ऊर्जा अनियमित है, बिल्कुल सही बात है। पवन ऊर्जा बहुत जल्दी आती जाती है, इंटरमिटेंट है, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब 3 तो सही है, एक गलत है, जो नहीं है वो बी है। पवन ऊर्जा स्थिर या स्टडी रहती है, ये गलत बात है। इसका मतलब, और यही सही है, गलत होते हुए भी सही है। वेरिएबल, हवा की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए इससे उत्पन्न ऊर्जा बदलती रहती है। इरेगुलर, पवन ऊर्जा का उत्पादन प्रकृति पर निर्भर है, जो नियमित नहीं होता, रुक रुक कर आना। इंटरमिटेंट, हवा कभी चलती है कभी बंद हो जाती है, इसलिए यह ऊर्जा नियंत्रित नहीं मिलती। इसका, चूंकि पवन ऊर्जा प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए यह स्थिर या स्टेडी नहीं रहती। विकल्प पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है। विद्युत शक्ति के अन्य शक्ति स्रोतों की तुलना में लाभ। विद्युत शक्ति के लाभ हैं बताने, अन्य शक्ति की तुलना में। अत्यधिक दक्षता होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, बिल्कुल सही बात है। बदलती गति चालों में भी उपयोग की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। सभी फार्म क्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने योग्य है, हाँ, और क्या, सभी में की जाती है। विद्युत शक्ति सभी फार्म क्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने योग्य है, सभी तो नहीं, जैसे पानी वाले काम हो गए, ये इसका गलत है। ये जो है इसमें जो ये सही नहीं है, गलत है ये, क्योंकि बिजली का प्रयोग सभी जगह पर नहीं किया जाता। बहुत से जो फार्म मशीनरी वगैरह है, ये फार्म सभी में बिजली का यूज़ नहीं होता। बहुत से काम ऐसे भी है जिसे मनुष्य ही करता है।
जब फावड़ा चलाना, ये निराई गुड़ाई करनी, इन सब में बिजली का काम नहीं हो सकता ना। अगर मैकेनिकल पावर को कहते हैं तो एक बार को सोच भी लेते हैं। इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। ऑप्शन ऐसे दिए हैं, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर को अन्य पारंपरिक शक्ति स्रोत जैसे पशु शक्ति, मानव शक्ति और डीजल इंजन की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, जिसके मुख्य लाभ हैं निम्नलिखित: अत्यधिक दक्षता, हाई एफिशिएंसी, विद्युत मोटर और उपकरण ऊर्जा का बहुत कम हिस्सा व्यर्थ करते हैं और अन्य इंजनों की तुलना में बहुत अधिक कार्य क्षमता प्रदान करते हैं। बदलती गतियों में उपयोग, एडेप्टिबिलिटी टू वेरिंग स्पीड, विद्युत मोटरों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे उन्हें अलग अलग गति या वेरिएबल स्पीड पर कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है। यह विशेषता कई मशीनों और औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अन्य लाभ, यह प्रदूषण रहित होती है और इसे दूर तक आसानी से भेजा जा सकता है और इसे शुरू करना और स्टार्ट व बंद करना बहुत सरल है। विकल्प सी, सभी फार्म क्रियाओं के लिए उपयोग पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि भारी जुताई या कुछ दूरस्थ कृषि कार्यों के लिए अभी भी ट्रैक्टर या अन्य इंजनों की आवश्यकता पड़ती है, जहां बिजली की पहुंच सीमित हो जाती है। अंतर्दहन इंजन का अवमूल्यन, अंतर्दहन इंजन जो है स्थिर लागत पर क्योंकि वे पेट्रोल ये जो रेंट वगैरह ये तो है परिवर्तित लागत, और इसने क्या है अंतर्दहन इंजन का अवमूल्यन स्थिर लागत के पे डिपेंड करता है। चलो एक बार सही आंसर देख लेते हैं, इसका क्या लगा। ये स्थिर लागत सही है। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में। स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, ये वे खर्च होते हैं जो उत्पादन की मात्रा या मशीन इंजन के चलने के समय पर निर्भर नहीं करते। अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन को आमतौर पर स्थिर लागत माना जाता है, क्योंकि समय बीतने के साथ मशीन के मूल्यों में कमी आती है, चाहे वह उपयोग में हो या ना हो। इसमें बीमा, कर, टैक्सेस और ब्याज भी शामिल होते हैं। परिवर्ती लागत, वेरिएबल कॉस्ट, ये लागतें इंजन के चलने के घंटों या कार्यभार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ईंधन की खपत, लुब्रिकेटिंग ऑयल और मरम्मत मेंटेनेंस का खर्च। इंजन के मूल्य में होने वाली गिरावट यानी अवमूल्यन मुख्य रूप से स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। दी गई अश्वशक्ति की प्राइस रेंज में ट्रैक्टर का चुनाव निर्धारित होता है। एक दी गई अश्वशक्ति की प्राइस या रेंज में ट्रैक्टर का चुनाव निर्धारित होता है। पूर्ण विक्रय मूल्य, प्राथमिक लागत, चलाने का खर्चा, उपरोक्त सभी होना चाहिए इसका। जो ट्रैक्टर का चुनाव करते हैं, कुल मिलाकर बात ये है। अश्वशक्ति की प्राइस रेंज, ट्रैक्टर का जो चुनाव करेंगे उसकी प्रारंभिक लागत भी हो गई, चलाने का खर्चा भी, और उसे पूर्ण विक्रय के पर्पज से देखेंगे तो इसका जहाँ तक है उपरोक्त सभी होना चाहिए। उपरोक्त सभी सही आंसर है। हॉर्स पावर श्रेणी में ट्रैक्टर का चयन करता है तो निम्नलिखित सभी कारकों पर विचार करता है। प्राथमिक मुख्य लागत, ट्रैक्टर की शुरुआती खरीद कीमत क्या है, क्या यह बजट में फिट बैठता है। पूर्ण विक्रय रियलाइज वैल्यू, भविष्य में जब ट्रैक्टर को बेचा जाएगा तो उसकी कितनी कीमत वापस मिल पाएगी। कुछ ब्रांडों की रीसेल वैल्यू अन्य की तुलना में बेहतर होता है। चलाने का खर्चा, इसमें ईंधन की खपत या माइलेज, मरम्मत और रखरखाव का खर्च
भी शामिल होता है। मैसी फर्गूसन के निर्माता, मैसी फर्गूसन जो है ये चेन्नई की है। टैफे, बाकी औरों को भी देख लेते हैं। टैफे जो हो गई ये चेन्नई की हो गई। HMT जो पिंजौर की, HMT जो हो गई ये पिंजौर की है। सोनालिका होशियारपुर पंजाब। क्या हो गया? और जो ये PTL है, PTL पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड, ये मोहाली की है। अंतर्दहन इंजन में सिलेंडर के व्यास को क्या बोलते हैं? IC इंजन में बोर बोलते हैं। TDC से BDC, इसे स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक हो गया। और स्ट्रोक और बोर का रेशो क्या होता है? स्ट्रोक और बोर का रेशो 1.25 होता है। अंतर्दहन इंजन में सिलेंडर के व्यास को कहते हैं बोर। और स्ट्रोक TD से BDC। पिस्टन विस्थापन, यह वह आयतन होता है जिसमें पिस्टन अपने एक स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के भीतर हटाता है। यह वह आयतन वॉल्यूम है जो पिस्टन अपने एक स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के भीतर हटाता है। यांत्रिक शक्ति के मुख्य लाभ। विश्राम अवधियों की बार बार आवश्यकता, ये बिल्कुल गलत बात है। यांत्रिक को बार बार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विभिन्न आकारों में, ये सही बात है, विभिन्न आकारों में मिलती है। अलग अलग हॉर्स पावर के इंजन, ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट आते हैं। गर्मी या ठंडे मौसम से अप्रभावित, दोनों B और C। यांत्रिक शक्ति के मुख्य लाभ। यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल पावर के मुख्य लाभ। विभिन्न आकारों में उपलब्ध मशीनों और यांत्रिक उपकरणों को ज़रूरत के अनुसार छोटे से लेकर बहुत बड़े आकार तक बनाया जा सकता है। गर्मी या ठंडे मौसम से अप्रभावित। जैविक शक्ति है, जब मनुष्य या पशु के विपरीत यांत्रिक शक्ति पर मौसम के उतार चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है और यह हर परिस्थिति में समान कार्य क्षमता के साथ काम कर सकती है। इसके विपरीत विकल्प है विश्राम अवधियों के बार बार आवश्यकता। यांत्रिक शक्ति का लाभ नहीं बल्कि जैविक शक्ति की एक सीमा है। मशीनें बिना थके लंबे समय तक निरंतर कार्य कर सकती है। ज़्यादातर उपयोग की जाने वाली पिस्टन पिन का, जो पिस्टन पिन अधिकतर जो उपयोग की जाती है वो तैरती हुई रहती है, तैरती हुई यूज़ की जाती है। फुल फ्लोटिंग,
पूर्ण तैरती फुल फ्लोटिंग, यह पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रोड दोनों के स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। आधुनिक इंजनों में इसी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह घर्षण को कम करती है और समान रूप से घिसती है। PDF यहीं ख़त्म होती है। अर्ध तैरती सेमी फ्लोटिंग, यह पिन या तो पिस्टन के साथ या कनेक्टिंग रोड के साथ फिक्स्ड होती है और केवल दूसरे हिस्से में घूमती है। फिक्स्ड, यह पिन पिस्टन के साथ पूरी तरह फिक्स्ड होती है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और क्वेश्चन बहुत सभी पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो बस अब यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो। काफ़ी